लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते। हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। Which I can say in English, we are having a sensitive approach, secure process and a stringent law. So SSS is our main motto, how to ensure these things. और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय पे 2 पक्ष हैं, एक लीगल यानी वैधानिक पक्ष और दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल पक्ष। हम दोनों, पहले मैं लीगल पक्ष के ऊपर बात करूंगा, फिर पॉलिटिकल पक्ष के ऊपर। मगर हमारी सरकार ने यह प्रतिबद्धता दिखाई है कि जब छात्रों के भविष्य की बात आए तो ऐसा कठोर कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले माफियाओं का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, मनोबल जमींदोज हो जाना चाहिए। और
इसके लिए 2024 के एक्ट के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संगठित पेपर लीक करता है तो 1 करोड़ रुपए से उसको आर्थिक दंड को 10 करोड़ रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक ढांचा जमींदोज हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 1 में 5 वर्ष के कारावास को 7 वर्ष किया गया है और 7 वर्ष के कारावास को 10 वर्ष किया गया है। 2024 के एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्तिगत रूप से इसका दोषी पाया जाता है तो 50 लाख रुपए का होगा फाइन। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी कड़ा शिकंजा करने की व्यवस्था की गई है, तो यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैनेजर होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन और सजा जो है वो 10 वर्ष तक की हो सकती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कानून कितना भी कठोर हो वो तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक जांच द्रुत गति से ना हो। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है 2024 के एक्ट के सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 और बी, ए एंड बी दो नए संशोधन किए गए हैं जिससे जांच एजेंसी को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी है। और पहले प्रावधान यह था कि केवल सेंट्रल एजेंसीज करेंगी, अब स्टेट्स को इंपावर किया है कि वो चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स अपनी बना सकते हैं और उसे भी 2 महीने के अंदर जांच देनी होगी। यानी स्टेट्स को भी पावर दिया है और उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था भी की है। परंतु सभापति महोदय, जांच कितनी भी द्रुत गति से हो, जब तक न्याय द्रुत गति से ना हो तो भी समस्या होती है। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है, सेक्शन 12 में यह प्रावधान किया गया है कि स्पेशल ट्रैक कोर्ट बनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जो डे टू डे बेसिस के ऊपर हियरिंग करेंगे और इसके लिए कोई भी राज्य या केंद्र शासित राज्य या प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा के ऊपर डेजिग्नेटेड कोर्ट का गठन कर सकेगा। परंतु सभापति महोदय, कई बार न्याय में बीच में लोग लूपहोल निकाल लेते हैं, तो यह भी व्यवस्था की गई है यदि कोई कानूनी दावपेच निकालकर बचना चाहे तो कोई स्पेशल टास्क फोर्स के आदेश या निर्णय को चैलेंज करना चाहे तो उसे हाई कोर्ट में 2 जजेस बेंच में ही जाना पड़ेगा और उस अपील का डिस्पोजल 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। यानी हर प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इस विधेयक में पेपर लीक पर कठोर दंड, समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय, तीनों का ही समस्त प्रावधान किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, विगत 12 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या किया है वो बहुत सारा विस्तार लोग बता चुके हैं। आईआईटीज 15 से 23 हुई, आईएम्स 15 से 21 हुई, एम्स 7 से 20 हुए, मेडिकल कॉलेज 387 to 808 हुए, टोटल यूनिवर्सिटी 760 से 1338 हुई, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस सीट 151% बढ़ी, पीजी सीट 140% बढ़ी और 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है ताकि आने वाले वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीट्स का गठन हो सके। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश 2023 में अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन के लिए किया है और यह भी व्यवस्था की है कि 6,000 हमारे जो कॉलेज है 6,300 संस्थाओं में वन नेशन वन पोर्टल, ताकि इंटरनेशनल जो हमारे जर्नल्स होते हैं वो फ्री में अवेलेबल हो। 13,000 टॉप जर्नल्स आप कोई भी बच्चा जाके वहां से डाउनलोड कर सकता है। और इतना ही नहीं है सभापति महोदय, विगत 12 वर्षों में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, जहां 2014 से पहले हमारे संस्थानों की संख्या सिंगल डिजिट में थी, आज 54 इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे हैं जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर जिनकी रैंकिंग होती है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रति क्या आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। 58,000 से अधिक विदेशी छात्र आके पढ़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पहली बार हमारे संस्थान आईआईटी मद्रास का जंजीबार में कैंपस बना है, आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में बना है, आईएम अहमदाबाद का दुबई में बना है। और अभी प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए थे तो पहली बार आईएम बेंगलोर के कैंपस के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने रिक्वेस्ट किया है और उसकी अनुमति प्रदान की गई है। यह दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए काम किया।